Hi friends, in this video we are going to discuss uh, data structure, basics of data structure for BCA second semester. So starting with the uh, introduction. In an organization, juniors generate data and senior rearrange the data into information. तो इसमें कहा गया है कि जो जूनियर होते हैं वो डाटा को बनाते हैं, जनरेट करते हैं, और जो सीनियर होते हैं वो बस उसी डाटा को ना डाटा को रीअरेंज कर देते हैं। ओके। और जो इंफॉर्मेशन होती है, जो सीनियर होते हैं वो इसी डाटा को बस रीअरेंज कर देते हैं, और जो सीनियर से भी अथॉरिटी होती है वो उसको और ज़्यादा प्रोसेस कर सकती है ताकि उसके द्वारा डिसीजन लिया जा सके। ओके। और और फिर ऐसे जब हायर हायर पे चलते जाते हैं तो फिर उसको और रिफाइन कर दिया जाता है और ज़्यादा छान दिया जाता है हर एक स्टेप पे। ओके। सो ऐसे ही होता है जब वो कि कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो फिर वो सॉफ्टवेयर में कि एज ए सिंगल पीस नहीं लिखा जाता, बल्कि उसको पार्ट्स में डिवाइड करके लिखा जाता है कि उसका एक पार्ट जैसे कि मान लीजिए कि जे है ना, जे बहुत बड़ा प्रोग्राम है और इसको हमने बांट दिया ये छोटे छोटे प्रोग्राम है। ये 6 पार्ट में बात है, ये हो गया डिजाइनिंग का, ये हो गया उसकी राइटिंग का, ये हो गया उसकी डेवलपिंग का। ऐसे ऐसे करके वो टीम्स बना लेते हैं, जो हो गया जैसे कि उसके थंबनेल का, ऐसा ऐसा करके उसकी टीम बना के और उसके सब पास में डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहीं पे भी यही चीज़ लिखी है। और जो अकेला अकेला पार्ट होता है उसको इंडिपेंडेंट डेवलप किया जाता है, क्योंकि इसका ना ही इस पर कोई इफेक्ट होता है ना ही इसका कोई इफेक्ट होता है। ठीक है। जैसे कि जहाँ पे बताया गया है, जो लेवल 0 वाला प्रोग्राम है ना, कि जो मेन प्रोग्राम है उसको डिवाइड किया जाता है मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 ऐसा करके, और इनको फिर फर्दर डिवाइड किया जाता है। ठीक है। ऐसा ऐसा करके फिर इनको फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है। और जो जे वाले है मॉड्यूल, ये इन मॉड्यूल्स को अफेक्ट करते हैं, यानी कि जे वाले मॉड्यूल अपनी सारी जानकारी जो लेवल 1 है वो लेवल 2 से लेता है अपना, और जो लेवल 0 है वो फिर लेवल 1 से लेता है अपना काम। ठीक है। यहीं पे भी यही बातें लिखी हुई है कि लेवल यूटिलाइज इज द सर्विस ऑफ लेवल 2। ठीक है। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा एंड रिलेशनशिप अमंग इट्स पार्टिसिपेटिंग मेंबर इज कॉल्ड डाटा स्ट्रक्चर। जो हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और जो कि इनके जो मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं उसमें जो भी रिलेशनशिप होता है उसको हम डाटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये डेफिनेशन आप लोग को याद रखनी है। अगर हम जैसे कि एक निकोलस नाम का साइंटिस्ट था, उसने कहा था कि जो प्रोग्राम होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक होती है आपकी एल्गोरिदम, एक होती है आपका डाटा स्ट्रक्चर। एल्गोरिदम और डाटा स्ट्रक्चर। जो डाटा स्ट्रक्चर होता है वो एक तरह की स्कीम होती है ताकि हम डाटा को अच्छी तरह से स्टोर और ऑर्गेनाइज करके रख सकें, ताकि जो भी हमारा डाटा है उसको एफिशिएंटली यूज किया जा सके। डाटा ले लो, कंप्यूटर ले लो, उसको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है। अब हम आते हैं इसकी सेकंड डेफिनेशन पे। जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर होता है, जब ये मेन डेफिनेशन है, वो तो साइंटिस्ट की डेफिनेशन थी, ये मेन डेफिनेशन है। ये क्या कहती है? ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा इन अ मैथमेटिकल एंड लॉजिकल वे इज कॉल्ड डाटा स्ट्रक्चर। यानी कि उसको
मैथमेटिकली या फिर हम लॉजिकल वे से डिफाइन कर सके, उसको ऑर्गेनाइज कर सके कि हाँ भाई इसका कोई लॉजिक बन रहा है, या फिर है ना उसको ही बोलते हैं हम डाटा स्ट्रक्चर। जैसे कि स्टडी ऑफ डाटा स्ट्रक्चर इंक्लूड, जो हम अभी डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें क्या क्या आता है, लॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, यानी कि जो भी हम डाटा बना रहे हैं उसका मतलब कि क्या लॉजिक बन रहा है जी, वो हो गया। इम्प्लीमेंटेशन डिटेल ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, ये मतलब कि जो भी हम डाटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसकी क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम उससे। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, जैसे कि जो भी हम एनालाइज कर सकते हैं डाटा स्ट्रक्चर के हेल्प से, क्वांटिटेटिव मीन मैथ्स वगैरह। या एक और डेफिनेशन है, और डाटा स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज ए ट्रिपलेट DFA, D stands for domain, F stands for the denotes the set of operations, and A represents the axioms defines the function in F। अच्छा, मैं आज ये आपको समझाता हूँ। ये आपकी डोमेन क्या होती है। डोमेन जैसे कि ये रहा ABC। अब मैं आपको बोल दूँ जैसे कि A का स्क्वायर है हमारे पास, तो हम बोलेंगे जैसे कि A का स्क्वायर ये हमारा एक फंक्शन है, जो फिर हमारा एक ऑपरेशन है, तो फिर इसकी डोमेन बतानी है क्या होगी। इसकी डोमेन तो कोई भी उसका डोमेन मतलब जो भी हम इसको इनपुट दे सकते हैं उसको ही बोलते हैं हमारी डोमेन। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है x/(x)-4, है ना। अब इसको हम कोई भी इनपुट दे सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी दे सकते हैं, बस एक इनपुट नहीं दे सकते, 4 नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम 4 में से 4 माइनस करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो वैल्यू इनडेफिनिट हो जाएगी। ठीक है, तो वही हो गया हमारा डोमेन कि हम डोमेन क्या क्या दे सकते हैं। ठीक है, इसमें ये डिफाइन किया जाता है। और फंक्शन, जैसे कि जो भी हम फंक्शन लिख रहे हैं, जो भी हम इक्वेशन लिख रहे हैं, इस पूरे को फंक्शन बोल दिया जाता है। और एक्जियोम होते हैं कि जो भी हम पहले से मानते हैं कि हाँ भाई ये तो हो गई, उन्हें हम प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि एक एक्जियोम मैथ में हम यूज करते हैं जैसे कि अगर हमें एक लाइन को ड्रा करना है, तो फिर वो उसको ड्रॉ करने के लिए हमको 2 पॉइंट्स की तो नीड पड़ेगी कि जे एक वाला पॉइंट JA और JB। Hence data structure is merely an instance। अब हम पढ़ते हैं इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में, इसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं। इसमें जो टर्म्स यूज होती हैं वो है एक डाटा। अब सबको ही पता है कि डाटा क्या होता है। जो भी हम फैक्ट फिगर वगैरह यूज करते हैं, या फिर कोई भी हम उसको रॉ मटेरियल दे देते हैं, इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, कोई भी जैसे कि नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6, वर्ड हो गए हमारी एप्पल बनाना वगैरह, अल्फ़ाबेट्स ABC, डायग्राम दे दिया उसको, कोई पाई चार्ट दे दिया उसको, जैसे कि कोई भी चार्ट पाई चार्ट दे दिया, बार ग्राफ दे दिया, ऐसा ऐसा करके उसको कोई भी डायग्राम दे दिया इनपुट में। अब इसके भी मतलब कि डाटा के भी 2 तरह के टाइप होते हैं। एक तो टाइप होता है एटॉमिक डाटा, जिसको हम नॉन डिकम्पोजेबल एंटिटी भी बोल सकते हैं, मतलब कि इसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता, है ना। द डाटा विच इज नॉट फर्दर सब डिवाइडेड, फॉर एग्जाम्पल वैल्यू 848 x कैनॉट बी सब डिवाइडेड। अब जैसे कि हमारे पास 848 है, आप कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि 125। अब हम इसको अगर 1 2 और 5 में तोड़ेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, इसके लिए ये एटॉमिक डाटा हो गया। या फिर कोई हो गया हमारे पास
एक्स वाई, अब हम इसको क्या तोड़ेंगे आगे, एक्स ही रहेगा, ये वाई का वाई ही रहेगा। ठीक है, ये एटॉमिक डाटा हो गया। हम आगे आते हैं कंपोजिट डाटा, जैसे कि हम उसको डिकम्पोज कर सकते हैं कि उसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ऐसा ऐसा करके। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास ये है तो हम इसको ना ऐसे तोड़ सकते हैं। ओके, it is a most fundamental data language used as a building block for other data in a system। ये एक फंडामेंटल डाटा लेवल होता है जिसको हम, जैसे कि अगर हमने कोई भी और डाटा बनाना है तो फिर उसको बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और it consists of several atomic data, hence it can be further subdivided। और इसमें क्या होते हैं ना, एटॉमिक डाटा यूज होते हैं, और एक दो नहीं काफ़ी सारे एटॉमिक डाटा यूज होते हैं, है ना। मतलब कि एक तरह से एटम का मतलब क्या होता है, इसको हम तोड़ ना सकते हो, पर इसमें काफ़ी सारे एटम यूज हो गए तो हम इनको तो तोड़ ही सकते हैं ना। जैसे कि इसको 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 आपस में तोड़ दिया और ये पूरा हो गया हमारा कंपोजिट टाइप, और कंपोजिट को तोड़ के आगे एटम, पर इनको हम एटम को आगे नहीं तोड़ सकते। ठीक है, अब जैसे कि हम इसके एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फेल डाटा आइटम ईयर, फॉर एग्जांपल डेट। हम डेट की बात करते हैं, मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, डे मंथ एंड ईयर। अब जैसे कि हमें पता है कि इसके डेट में हमारा क्या क्या होता है, इसके मैं यहाँ पे लिख दूँ 21 मार्च 2022। अब हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया ये वाला 21, सेकंड पार्ट क्या हो गया अपना मंथ मार्च, और ईयर 2020। तो अभी तो 3 चल रहा है, 23 कर देते हैं फिर। ठीक है, इसमें यही बताया गया है। और जो जैसे कि डेट है वो अब ग्रुप हो गया, इन तीनों का एक ग्रुप हो गया फिर, है ना। द टर्म ग्रुप आइटम्स refers to a collection of data items combined together to form an object and entity। यहीं पे वही बात बताई गई है। और ग्रुप कैन बी सब डिवाइडेड और डिकम्पोज, बट डाटा एलिमेंट्स कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। हाँ, वो इसमें ये कह रहे हैं कि डेट को अब हम वही बात बता रहे हैं दोबारा दोबारा से, कि इसको ये पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पर इसको आगे फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। अब हम आगे बात करते हैं प्राइमिटिव डाटा टाइप के बारे में। जैसे कि हमारे प्राइमिटिव डाटा एलिमेंट कौन होते हैं, इंटीजर होते हैं। ठीक है, ये भी सबको पता है। जो इंटीजर का मतलब होता है जो कि अपने आप में पूरी वैल्यू हो जिसमें पॉइंट्स ना लगे हो, और इंटीजर सिर्फ में मतलब पॉजिटिव वैल्यूज लगती हैं, इसमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं लगती हैं। और दूसरे क्या आती है, रियल। इसमें कोई भी नंबर आ सकता है, जो नंबर आप सोच सकते हो कोई भी नंबर आ सकता है, 0.01 -1.0 1.0 2.0, कोई भी नंबर आ सकता है जो आप सोच सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भी मतलब इसके कई सारे टाइप होते हैं रियल नंबर में, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर आ सकते हैं। नंबर भी बहुत तरह के होते हैं। एक तो नंबर वही हो गया जो हमने अभी बताया, डेसिमल फॉर्म और रियल डाटा टाइप, ये वही हो गया हमारे ये पॉइंट्स वाले साइंड और अनसाइंड स्ट्रिंग ऑफ डिजिट्स। साइन मतलब केवल पॉजिटिव वाले, और नहीं इसमें कि पॉजिटिव भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं। और अनसाइन मीन्स पॉजिटिव वाले मतलब कि जिनमें साइन ना लगाओ, साइन मतलब जिनमें साइन का यूज हो, मतलब कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। ठीक है, आगे हम आते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या होता है, जो हमारे पावर वगैरह वाले होते हैं, इसके एक्सपोनेंट, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमारा होता है, एक मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। हमारा जैसे कि होता है ये देखिए, इनसे टाइप नहीं हुआ इसलिए जहाँ पे इतना क्लियर नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता है, तो ये हमारा हो गया
एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको ही हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको क्या बता रहा है, तो 3 पावर स्केयर इक्वल टू 4 होता है। तो यहाँ पे जो स्केयर है ये हमारा एक्सपोनेंट, और इसको पावर भी बोल देते हैं। और जो ये है हमारा थल्ला वाला टू, वो है मैंतीस। अब मैं आपको एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास हो गया हमारा 3 की पावर 4 है ना। अब हमारा जो 4 है ये 7 नहीं, ये इसका तो आंसर 729 है। ये जो 4 है ये एक्सपोनेंट है, और ये जो 3 है ये 35 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे यही बताया गया है। और यहाँ पे बात आती है एक बूलियन। ये बूलियन अलजेब्रा क्या आता है, जो हमारे जो आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे, हाँ, कि जो हमारे 0 और 1 होते हैं इनको ही बूलियन अलजेब्रा बोल देती हैं। जैसे कि हमारे ट्रू फॉल्स के कॉम्बिनेशन होते हैं इसमें, कि अगर 2 ट्रू होगी तो उसका आंसर ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू होंगे तो फॉल्स होगा आंसर, ऐसा ऐसा करके होता है। ठीक है, और आगे हम करैक्टर की बात करते हैं। करैक्टर में क्या क्या आते हैं, करैक्टर में जैसे कि अल्फ़ा न्यूमेरिक आते हैं। ये देखो अल्फ़ा मतलब कि अल्फ़ाबेट A to Z, इसमें कैपिटल भी लिख सकते हैं और छोटे कैपिटल भी, और डिजिट्स हो गए हमारे 0 to 9, और सिंबल भी हो गए प्लस माइनस, ये मल्टीप्लाई और स्टार भी बोल देते हैं इसको, है ना। और ये हमारा हो गया रिवर्स कोमा, एंड हो गया हमारा एंड, डॉलर और क्वेश्चन मार्क हो गया, ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सिंबल होते हैं करैक्टर में, है ना। एग्जाम्पल्स दे रखी है इन्होंने, एग्जाम्पल्स ऑफ सम वैलिड करैक्टर टाइप ABA. The character set is standardized by ANSI, American National Standard Institute in ASCII character set। मतलब ये ANSI एक वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने पहले ही सेट कर रखे हैं हर मतलब कि हर जो हमारे ABC के लिए जो भी हमारा करैक्टर सेट होता है, जिनका भी आगे का बाइनरी फॉर्म में हो जाता है। इसकी ए का कोई बाइनरी फॉर्म होता है 0011 ऐसा करके। ठीक है, आगे कांस्टेंट। अब जैसे कि आप लोगों ने मैथ में पढ़ा ही होगा, पाई कांस्टेंट होता है। अब हम जब भी सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, 2 पाई आर उसमें चेंज होता रहता है, बट दिस पाई इज परमानेंट, ये चेंज नहीं होता। अब हाँ, वेरिएबल जो चेंज होता रहता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे कि 2 पाई आर में जो आर है वो वेरिएबल है, रेडियस बोलते हैं हम जिसको, है ना। और अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करें, इट इज़ द मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ एनी कंप्यूटर लैंग्वेज कैन बी डिफाइंड एज अ लोकेशन इन द मेमोरी वेयर अ वैल्यू कैन बी स्टोर्ड। अगर हम इसकी कंप्यूटर लैंग्वेज में बात करें तो ये एक मेमोरी लोकेशन होती है जहाँ पे हम कोई भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक वैल्यू जनरेट की कंप्यूटर में, टोटल नाम की वैल्यू जनरेट की और एक नेट नाम की वैल्यू जनरेट की। हमने टोटल में 500.25 रख दिया, और नेट में हमने लिख दिया कि जो भी टोटल की वैल्यू होगी उसमें से 100 घटा देना। ठीक है, तो भी यही है इसमें कि ये बोल रहे हैं इन स्टेटमेंट 1 अ वैल्यू 500.25 हैज बीन स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन कॉल्ड टोटल, है ना। मतलब कि जो 525 है वो टोटल में चला गया। द वेरिएबल टोटल इज यूज्ड इन स्टेटमेंट सेकंड for the calculation of another variable net. The point here to be noted that the variable total is used in statement second by its name, not by its value, है ना। तो फिर हमने जो टोटल की वैल्यू पहले तो हमने 500 रख दी, फिर उसके बाद हमने वो टोटल की वैल्यू को नेट में यूज किया। अब इसमें ये बोल रहा है कि इसमें ये बात आपको नोट करनी है कि जो टोटल की जो ना हमने एक्चुअल वैल्यू है, हमने 500 नहीं लिखा नेट की वैल्यू में कि 500 में से 100 बता दो, हमने लिखा कि टोटल की वैल्यू में से 100 बता दो, है ना। इसमें ये बात नोट करनी, अगर हम टोटल की वैल्यू 600 लिखेंगे तो फिर नेट की वैल्यू भी चेंज होगी, कहने का मतलब ये है।
तो ये जहाँ पे बोल रहा है जब हम कोई भी वेरिएबल कंप्यूटर में यूज करते हैं तो फिर हमें उसको डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन में कि अभी हम पढ़ के आए हैं कि इंटीजर करैक्टर वगैरह अब हम पढ़ के नहीं आए, रियल पढ़ के आए हैं, तो हमें वो मतलब डिफाइन करना पड़ेगा वो वेरिएबल कैसा है। वो वेरिएबल इंटीजर टाइप का है, करैक्टर टाइप का। इंटीजर मतलब जो हमारे 1 2 3 हो गए, करैक्टर मतलब कि हमारे ABC वगैरह हो गए, है ना। ऐसा करके हमें बताना पड़ेगा कंप्यूटर को। अब हम आगे बात करते हैं डाटा ऑब्जेक्ट की। डाटा ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पे हम काम कर रहे हैं। एवरी डाटा ऑब्जेक्ट इज एसोसिएटेड विद डाटा टाइप। इट इज प्लेस वेयर द डाटा वैल्यू कैन बी स्टोर्ड, रिट्रीव्ड एंड मैनिपुलेटेड। क्योंकि जहाँ पे ना, जहाँ पे आपको बताया गया है कि जो डाटा ऑब्जेक्ट होता है वो वेरिएबल का एक सेट होता है जो कि हम प्रोग्राम में यूज करते हैं, है ना। जो जो एवरी डाटा ऑब्जेक्ट होता है ना, हर एक डाटा ऑब्जेक्ट वो एक डाटा टाइप से एसोसिएट होता ही होता है ना। इट इज प्लेस वेयर डाटा वैल्यू, ये ऐसी प्लेस होती है ना जहाँ पे हम डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं। उसको स्टोर कर दिया, उसको बाद में रिट्रीव भी कर सकते हैं वहाँ से, और रिट्रीव कर दिया और उनका मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से जो भी हमें करना है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, स्टैटिक एंड डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर। Static. In the static data structure, memory for object is allocated at the time of the loading of the program. जो हमारा static data structure होता है, इसमें जो भी हम वो वाला ऑब्जेक्ट यूज करते हैं हम उसको तभी के तभी मेमोरी दे देते हैं भाई, है ना। उसको तभी के तभी दे देते हैं, जैसे कि जब प्रोग्राम लोड हो रहा है उसको तभी दे दी हमने मेमोरी के भाई ले जा। पर डायनामिक में ऐसा नहीं होता। जो डायनामिक होता है उसका मेन मोटिव होता है कि मेमोरी को स्पेस करे, वो कि सेव करे वो मेमोरी को। जो डायनामिक में होता है कि उसमें वो किससे पहले तो कैलकुलेट करते हैं कि वेरिएबल को कितनी स्पेस चाहिए, अच्छे से कैलकुलेट करते हैं, और फिर जब वो वाला वेरिएबल एग्जीक्यूट होता है तभी उसको स्पेस दी जाती है, पहले नहीं दी जाती, ठीक है। और इस प्रोग्राम में जनरली ना हमें पॉइंटर्स का यूज करना पड़ता है। पॉइंटर मतलब कि जो एड्रेस वगैरह वाले होते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे, अगर आपको नहीं पता है तो। इसे पता ही होगा आपको, है ना। अब हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये है जैसे कि जे स्टार, ये पॉइंटर के लिए यूज होता है। एज इक्वल इन स्टार मेलोक 50 स्टार साइज ऑफ फिन, ये इसकी एग्जांपल दी गई है। मतलब ये देखिए इसमें हमें पॉइंटर का यूज करना पड़ा है। A linear data structure can be implemented through static और dynamic data structure। ये देखिए जो जो एक अब में ये डायनामिक वाला तो जहाँ तक ख़त्म हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि जो हमारा सिंपली लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है उसमें हम कि अप्लाई तो दोनों कर सकते हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं, किसी से भी इम्प्लीमेंट कर दो, चाहे स्टैटिक से करो चाहे डायनामिक से। पर उसमें स्टैटिक बाकी हम लोग प्रेफर करते हैं, हम ज़्यादा बेहतर रहता है स्टैटिक। और वही अगर हम लिंक्ड की बात करें, जैसे कि जे वाला इस वाले से लिंक है और इस वाले का इस वाले से लिंक है और ये इस वाले से लिंक है, जो फिर इस वाले से लिंक है, तब हम उसमें डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं ताकि हमारी मेमोरी स्पेस हो। जो ये देखिए ये ना हम इससे मेमोरी स्पेस को रीयूज कर सकते हैं, और ये हमारी में फ्लेक्सिबिलिटी भी मतलब देता है कि जैसे कि अगर हमें कुछ एडिशन करनी है तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है डिलीटिंग और रीअरेंजिंग डाटा ऑब्जेक्ट्स एट द रन टाइम, and स्पेस कैन बी रिलीज एट रन टाइम। सो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसके बारे में हम अभी पढ़े थे, पॉइंटर्स। पॉइंटर ज़्यादा वेरिएबल, ये वो वेरिएबल होते हैं जो कि मतलब कोई वेरिएबल होता है
ये उनका ही एड्रेस बस होल्ड करते हैं, बस उनका एड्रेस होल्ड करने का काम करते हैं। जो सी लैंग्वेज होता है उसमें ना एक स्पेशल ऑपरेटर होता है कि दूसरे वेरिएबल का एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इफ एक्स इज अ वेरिएबल देन एंड एक्स इज इज वेरिएबल। अब जैसे कि हमारे पास चलो एक्स भी नहीं, चलो हम ले लेते हैं कि हम वाई मान लेते हैं, है ना। ये अगर वेरिएबल है तो अगर हम इसके सामने एंड लगा देते हैं तो ये वाई का एड्रेस बन जाएगा और कुछ नहीं बस। और हम पॉइंट के थ्रू से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे भी हमें जज करना होता है ना। अगर हमें सी में, जैसे कि अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि हमें अगर सी में जो भी मतलब डिक्लेयर करना है पॉइंटर, यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा कि हाँ भाई, तो फिर हम मतलब कि जो भी वेरिएबल होता है उसके पहले हम स्टार लगाते हैं, जैसे कि इंट स्टार पी। जैसे कि इंट स्टार पी value of variable can be accessed and manipulated through a pointer if x is a variable and the rest is इसमें वही बात लिखी हुई जो मैंने आपको बताई, ठीक है। अदरस अब इसमें एक बात नोट करने वाली है कि हम किसी और वेरिएबल में उसका एड्रेस से स्टोर कर सकते हैं किसी और वेरिएबल का। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने x का जो एड्रेस है ना, वो है हमारा 101, है ना। अब हमने p की वैल्यू भी भाई 101 लिख दी कि भाई हमारे पास कोई बंदा है, उसने अपना एड्रेस बताया, हमने वो एड्रेस एक पर्ची पे लिख के सांप लिया और वो सांप के हमने दराज पे पा दिया, और ये रहा हमारा दराज और ये रहा वो हमारा बंदा और ये रहा उस बंदे का एड्रेस। ओके क्लियर है। अब हम इसको सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं एंड एक्स इज इक्वल टू पी। वैसे इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखना चाहिए मोर एक्यूरेट वे में, ऐसे, क्योंकि p पहले आएगा। हम p में कर रहे हैं ना, ये x है, हम p में स्टोर कर रहे हैं तो p इज इक्वल टू एंड x, ठीक है। इसमें वैल्यू स्टोर कर रहे होते हैं, उसकी वैल्यू पहले आती होती है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे वही बताया गया है कि जब हमारी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगी, पॉइंटर विल कंटेन द एड्रेस ऑफ एक्स, वी से पॉइंटर p पॉइंट टू x। जो p है वो x की तरफ पॉइंट कर रहा है, p पॉइंटिंग टू x मीन्स पॉइंटर p पॉइंट्स टू x। अभी वही बात बताई हुई है। अब हम आते हैं कि टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। अभी तो हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ डाटा होते हैं हमारे जो भी, है ना। अब हम आते हैं डाटा स्ट्रक्चर आर समटाइम कॉल द डाटा टाइप्स। द कंप्लीट हायरार्की ऑफ डाटा स्ट्रक्चर इज डाटा स्ट्रक्चर, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। अभी हम पढ़े थे ना कि वो लीनियर में हम स्टैटिक जो मतलब प्रेफर करते हैं, तो फिर वो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है ना। अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है और एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है, ये दोनों उसकी टाइप होती हैं डाटा स्ट्रक्चर की ही, जो फिर डाटा टाइप भी बोल लेते हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर और डाटा स्ट्रक्चर whose elements forms a proper sequence or having a sequential structure. It has a unique predecessor and unique successor। यानी कि ये जो हमारे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होते हैं इनका एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है कि हाँ भाई, कि भाई जैसे कि हमारा हो गया, हम ले लिए कि ए बी सी डी, है ना, एफ। अब हम जैसे कि देखिए अब एक मतलब ये प्रॉपर एक तरह का सीक्वेंस है, और ये देखिए डी से पहले प्रीडिसेसर आ रहा है सी, मतलब एक का एक प्रॉपर प्रीडिसेसर और सक्सेसर आ रहा है ई। सक्सेसर मतलब बाद में आने वाला, प्रीडिसेसर मतलब पहले आने वाला, ठीक है। तो भी यही है, तो भी यही पे हो गया। इसके हमारे प्रॉपर कौन से होते हैं, एरे, लिंक लिस्ट, ऑर्डर सेट, लेट्स कंसीडर इफ एनी जीरो इट इज कॉल्ड एन एम्प्टी लिस्ट। हाँ, अगर उसमें जैसे कि मान लीजिए कि कोई एलिमेंट ही नहीं है हमारे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में, तो हम उसको एम्प्टी बोल देते हैं,
जिसमें कुछ चीज़ नहीं होती, उसमें उसमें एम्प्टी बोल देते हैं, जीरो मतलब एम्प्टी। It can be implemented through static or dynamic structure, but static data structure is preferred. वे यहाँ पे वही बात लिखी है जो हम पहले पढ़ कर आए हैं। अब हम पढ़ते हैं नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की तरफ। अब हमारा जो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा कि सीक्वेंस की तरह नहीं होता, वो होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स, और ना ही उनका कोई मतलब फिक्स कि प्रीडिसेसर होता है और ना ही यूनिक सक्सेसर होता है। अब जैसे कि हमारे हो गए जैसे कि ट्री और ग्राफ्स हो गए, है ना। और जे क्या होते हैं, हमारे मल्टी लेवल होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देके बनाता हूँ, जैसे कि जे हो गया हमारा जे, जे और जे, है ना। अब मान लीजिए कि हमारा हो गया जे, अब जे क्या है, इसके बाद जे आ रहा है, जे आ रहा है, फिर जे आ रहा है ना। अब इसके बाद ये क्या हुआ, जे आने लग गया, जे आने लग गया, जे आने लग गया। अब हमको पता ही नहीं कि इससे पहले कौन था। जे सब है इसके पहले, यूनिक नहीं है, और इसके बाद भी जे सब है, पता नहीं लग रहा है। ये कॉम्प्लेक्स हो गया। अब देखिए, द ऑपरेशन लाइक traversing, insertion, deletion are not performed in linear fashion on the data structure. These data structure मल्टी लेवल स्ट्रक्चर। अब हमने इसको 3 लेवल बताए थे ना। अब ये देखो, जे 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 मल्टी लेवल हो गया, थ्री ग्राफ्स हो गया, है ना। ये एक तरह का ग्राफ ही था। और थ्री किसको कहते हैं, कि जैसे कि जे हो गया, जे हो गया, और इसका आगे आगे जे हो गया। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। सो मेरी वीडियो भी देखिए आधे घंटे की हो गई है, अब इसलिए मुझे ये बंद करना पड़ेगा। अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा जल्दी ही।